गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रसायन विज्ञान में अकार्बनिक रसायन विज्ञान का पार्ट है डी ब्लॉक व ए ब्लॉक तत्व पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है वो आपको इजी समझ में आएगा। 11वीं क्लास में हमने इस पार्ट से रिलेटेड आवर्त सारणी का पार्ट, परमाणु संरचना का पार्ट पढ़ा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं डी ब्लॉक तत्व की परिभाषा क्या है। तो देखिए, परिभाषा है वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष के अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष के कक्षकों में प्रवेश करते हैं, उन्हें डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। तो वे तत्व सारे कहलाएंगे जिनमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन बेटा जो है वो n-1 डी उपकोष के कक्षकों में प्रवेश करता है। तो देखिए बेटा, डी जो उपकोष है, जैसा कि पूर्व में हमने बताया था कि डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं बेटा। डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं और वो कक्षक जो है वो किस किस नाम से पहचाने जाते हैं। वो कक्षक नाम है DXY, DYZ, DZX, DX² - y² और DZ²। और जैसा कि पूर्व में हमने आपको बताया था कि एक कक्षक को बेटा अपन एक बॉक्स से दर्शाते हैं। तो डी उपकोष में 5 कक्षक हैं, नाम है उनका DXY, DYZ, DZX, DX² - y² और DZ²। उसके बाद में एक वैज्ञानिक था बेटा पावली। तो पावली के अनुसार प्रत्येक कक्षक में बेटा अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। प्रत्येक कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन संख्या जो होती है वो बेटा होती है 2। और उन दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कक्षक में भरे जाते हैं और उनका चक्रण दोनों का जो है वो बेटा विपरीत होता है। उसके बाद में एक वैज्ञानिक था हुंड। तो हुंड के अनुसार प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद, इलेक्ट्रॉन भरने के बाद युग्मन शुरू होता है बेटा। यानी कि युग्मन तब तक शुरू नहीं होता है जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते। यदि उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे बेटा हमारे पास यदि D9 विन्यास है किसी तत्व का, तो D में इलेक्ट्रॉन भरने का जो नियम है वो ये कहता है कि सभी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन भरो और उसके बाद में जो है वो युग्मन शुरू होता है, ऐसे। तो ये जो है वो डी ब्लॉक तत्व की डेफिनेशन हो गई। पावली के अनुसार प्रत्येक कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नंबर 2 और हुंड ये कहता है कि प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने के बाद में युग्मन होता है। तो डी जो उपकोष है हमारा, उसमें हम बात करें डी उपकोष में टोटल इलेक्ट्रॉन संख्या तो होती है डी उपकोष में कुल इलेक्ट्रॉन बराबर कुल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है बेटा 10। कुल इलेक्ट्रॉन नंबर जो है वो 10 होता है। इसके बाद में देखिए बेटा, इस डी ब्लॉक तत्व जो है उनकी स्थिति क्या है, ये तत्व कहाँ उपस्थित है डी ब्लॉक वाले तत्व। तो देखिए, मैं आपको एक छोटा सा इधर आवर्त सारणी का एक छोटा सा खाका आपको बना के बता रहा हूँ। और जो है वो इस जगह हमारे डी ब्लॉक तत्व है, ये डी ब्लॉक है और ये हमारा एस ब्लॉक है और ये हमारा पी ब्लॉक है। और यहाँ नीचे जो है वो 2 लाइनें हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट की होती हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ वर्ग संख्या 1 और 2, यहाँ 3 से लेकर के 12 तक और यहाँ फिर 13 से लेकर के 18 तक। तो यहाँ कहें डी ब्लॉक तत्व की स्थिति, तो स्थिति हो गई बेटा एस ब्लॉक व पी ब्लॉक तत्वों के बीच स्थित है। एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के बीच स्थित है। दूसरी बात कहें
तो वर्ग संख्या देखिए बेटा, वर्ग संख्या 3 से 12 तक, वर्ग संख्या 3 से 12 तक, ये आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार है। वर्ग संख्या 3 से लेकर के 12 तक ये डी ब्लॉक वाले तत्व जो हैं वो उपस्थित हैं। तो एस व पी ब्लॉक के मध्य स्थित होने के कारण इन्हें बेटा हम कहते हैं संक्रमण तत्व कहते हैं, इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। एस और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक व पी ब्लॉक, इन दोनों के बीच में डी ब्लॉक होने के कारण इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो अब आएगा संक्रमण तत्वों की श्रेणियाँ। तो संक्रमण तत्वों की श्रेणियाँ जो है वो बेटा कितनी हैं? तो देखिए यहाँ पुनः एक बार यहाँ इस जगह आते हैं तो यहाँ आवर्त संख्या 4th और इसके बाद में आवर्त संख्या 5, आवर्त संख्या 6 और आवर्त संख्या 7th और यहाँ 3rd 2 और ये आवर्त संख्या 1। तो ये जो है आवर्त संख्या देखिए 4th से इनकी शुरुआत होती है, यहाँ से शुरुआत होती है। तो संक्रमण तत्व की श्रेणियाँ 4 है। पहला देखिए प्रथम संक्रमण श्रेणी, पहला देखिए बेटा प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी, इसको बेटा अपने 3D श्रेणी भी कहते हैं। 3D श्रेणी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तीसरे मुख्य कोश में प्रवेश करते हैं। देखिए जैसा कि ऊपर हमने लिखा था n-1d, तो यहाँ देखिए आवर्त संख्या बेटा 4 है, यहाँ अपने n = 4 - 1 × d और = 3d हो गया। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तीसरे मुख्य कोश में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसको 3D श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं। ये देखिए कौन कौन से बेटा एलिमेंट देखिए, स्कैंडियम परमाणु क्रमांक 21 होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। तो ये हमारा 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 29 और ये 30। तो एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 21 से लेकर के 30 तक जो है वो प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। इसके बाद में अगला आता है बेटा द्वितीय संक्रमण श्रेणी। प्रथम संक्रमण श्रेणी के आपको एलिमेंट बता दिए हमने, उसके बाद में आता है बेटा द्वितीय संक्रमण श्रेणी। द्वितीय संक्रमण श्रेणी, इसको अपन बेटा 4D श्रेणी भी कहते हैं, 4D श्रेणी भी कहते हैं। तो 4D श्रेणी कहते हैं देखिए n-1 × d, तो n = 5 -1 × d = हो गया 4D। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो चौथे मुख्य कोश में प्रवेश करने के कारण इसको बेटा हम 4D श्रेणी या द्वितीय संक्रमण श्रेणी कहते हैं। तो इनकी आवर्त संख्या हो गई बेटा 5 और एलिमेंट इटरियम 39, परमाणु क्रमांक 39 से इटरियम, जर्कोनियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम और उसके बाद में कैडमियम। तो यहाँ 39, 40, 41, 2, 3, 4, 5, 6 इट्रियम, जर्कोनियम, यहाँ बेटा नायोबियम है Nb। तो 39, 40, 41, 42, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 48। एक बार पुनः इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम और कैडमियम। तो ये हमारी संक्रमण श्रेणी है बेटा द्वितीय संक्रमण श्रेणी, जिसको हम 4D श्रेणी भी कहते हैं और इसकी आवर्त संख्या है बेटा 5, आवर्त नंबर 5। यहाँ एलिमेंट टोटल कितने हैं? 10। प्रथम संक्रमण श्रेणी में भी 10 थे और द्वितीय संक्रमण श्रेणी में भी तत्वों की संख्या 10 ही है। उसके बाद में अगला आता है बेटा तृतीय संक्रमण श्रेणी। तृतीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी, इसको हम कहेंगे बेटा 5D श्रेणी भी कहते हैं। क्यों 5D कहते हैं? देखिए n-1 × d, n की जगह देखिए बेटा 6 - 1 × d, तो क्या आ गया 5D, 5D श्रेणी। ये 5D श्रेणी, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 5वें मुख्य कोश में प्रवेश करने के कारण इन्हें 5D श्रेणी या तृतीय संक्रमण श्रेणी कहते हैं। इनमें एलिमेंट देखिए बेटा शुरुआत होती है लेंथेनम 57, उसके बाद में हाफेनम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम,
ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ओरम और मरकरी। तो ये 57 के बाद में सीधा ही 72, 73, 74, 5, 6, 7, 8 और 79 और ये हमारा हो गया 80। तो मरकरी का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर जो है वो बेटा 80 है। इसके अंदर तृतीय संक्रमण श्रेणी के अंदर भी तत्वों की संख्या हो गई बेटा 10। तो ये हमारी तृतीय संक्रमण श्रेणी, इसको 5D भी कहते हैं। और अगली आती है बेटा चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। अगली आती है बेटा चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। वो देखिए चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी जिसको अपन कहते हैं 6D श्रेणी भी कहते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन देखिए छठे मुख्य कोश में प्रवेश करते हैं और छठे मुख्य कोश में प्रवेश करने के कारण इन्हें चतुर्थ संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। और यहाँ देखिए n-1D की बात करते हैं यदि, तो 7-1 इंटू डी, तो क्या होगा ये 6D। यहाँ एलिमेंट्स जो है उनकी शुरुआत होती है बेटा AC से, 89 एक्टिनियम, उसके बाद में थ्योरियम, ये जो है इसकी शुरुआत जो होती है वो थ्योरियम 90 से, थ्योरियम प्रोटैक्टिनियम, वो चतुर्थ संक्रमण श्रेणी है, सॉरी AC 89। उसके बाद में एलिमेंट आता है बेटा सीधा ही 104 जिसको हम कहते हैं रदरफोर्डियम 104। उसके बाद में आता है अगला एलिमेंट, वो आता है हेनियम Ha105। तो देखिए यहाँ जिस प्रकार से तृतीय संक्रमण श्रेणी में भी हमने लेंथेनम के बाद में सीधा ही HF72 लिखा था, एटॉमिक नंबर 72। तो यहाँ देखिए इस जगह परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर सीरियम 58 से लेकर और ल्यूटीशियम 71 तक, एटॉमिक नंबर 51 से 71 तक ये जो एलिमेंट है वो कहलाते हैं ए ब्लॉक के, जो हम आगे अध्ययन करेंगे इनका। सेम यहाँ जो है वो भी देखिए इस जगह, तो थ्योरियम 90 से लेकर के और Lr 103 तक, थ्योरियम 90 एटॉमिक नंबर से लेकर के और लारेंशियम 103 तक, ये जो है वो 5F श्रेणी कहलाती है। F ब्लॉक की द्वितीय श्रेणी कहलाती है, 5F श्रेणी भी कहते हैं, F ब्लॉक एलिमेंट है। इनका अध्ययन भी हम आगे करेंगे। तो 89 ये डी ब्लॉक का है, रदरफोर्डियम डी ब्लॉक का है, हेनियम परमाणु क्रमांक 105 भी डी ब्लॉक का है। इस प्रकार जो है वो संक्रमण तत्वों की 4 श्रेणियाँ हमारे, प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। इसके बाद में अगला आता है बेटा यहाँ डी, इसके बाद में आता है संक्रमण तत्व की डेफिनेशन क्या है। तो देखिए डी ब्लॉक की हमने परिभाषा पढ़ी, इसके बाद में संक्रमण तत्व की परिभाषा क्या है। तो डी ब्लॉक के वे तत्व है, डी ब्लॉक के वे तत्व है, डी ब्लॉक के वे तत्व है जिनकी, डी ब्लॉक के वे तत्व जिनकी परमाणुवीय, डी ब्लॉक के वे तत्व जिनकी परमाणुवीय या आयनिक अवस्था में, परमाणुवीय या आयनिक अवस्था में डी उपकोष के कक्षकों में, डी उपकोष के कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, संक्रमण तत्व कहते हैं। तो संक्रमण तत्व की डेफिनेशन एक बार पुनः कि डी ब्लॉक के वे तत्व जिनकी परमाणुवीय या उन तत्वों की आयनिक अवस्था में डी उपकोष के कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हमें पता है कि डी उपकोष के अंदर कक्षक 5 होते हैं, तो इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये इसकी परिभाषा है। अब ये संक्रमण तत्व को आंसर देने के लिए हमें डी ब्लॉक के सभी तत्वों की परमाणुवीय अवस्था का और आयनिक अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। जैसा कि पूर्व में हमने आपको बताया था कि जो है वो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उन डी ब्लॉक के तत्वों में आपको पूर्व में हमने बताया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आपको परमाणुवीय और उसकी आयनिक अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना बहुत ज़रूरी है। कक्षा 11 में भी हमने आपको बताया था किसी भी तत्व उसका जब आयन बनता है
तो जाहिर सी बात है आयन जब बनेगा तो इलेक्ट्रॉन नंबर जो है, इलेक्ट्रॉन नंबर जो होते हैं उसके, वो इलेक्ट्रॉन नंबर जो है वो कम हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए एक्सेप्शन है, यहाँ एक्सेप्शन है, यहाँ एक्सेप्शन है, यहाँ एक्सेप्शन क्या है, यहाँ एक्सेप्शन देखिए कि एक्सेप्शन के तौर पर अपवाद है। यहाँ अपवाद क्या है कि जिंक, कैडमियम और बेटा मरकरी, ये तीनों एलिमेंट जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है, उन तीनों की जो है वो जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब देखा जाता है तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तीनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इन तीनों को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है इन्हें। क्यों नहीं माना जाता संक्रमण तत्व, वो देखिए जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो जिंक एटॉमिक नंबर होता है इसका 30। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की यदि बात करें तो आर्गन, जिसको अपन कोष्टक में लिख देते हैं 18, उसके बाद में 4s2 और 3d10, ये परमाणुवीय अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद में देखिए बेटा जिंक +2 यदि विन्यास लिखना है तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन नंबर है वो 28 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन नंबर। यहाँ इलेक्ट्रॉन 30 है क्योंकि ये उदासीन है, और यहाँ जो Zn+2 बनता है तो यहाँ जो है वो इलेक्ट्रॉन नंबर जो है 28 है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा 3d10। अब यहाँ देखिए डी के जो उपकोष के जो कक्षक हैं पांचों, उनमें इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पहले एक एक इलेक्ट्रॉन पर आ जाता है, उसके बाद में हुंड के नियमानुसार बेटा युग्मन होता है। तो डी उपकोष के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, युग्मित हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन युग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है। यहाँ Zn+2 की बात करते हैं तो देखिए बेटा 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन नंबर 0 हो गया, और 3d की पुनः यदि हम 3d की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बढ़ने की तो 3d10 होने के कारण जो है वो यहाँ भी किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन नंबर जो है वो अयुग्मित नहीं है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बेटा पेयर्ड होने के कारण, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने के कारण हम कह सकते हैं कि जो जिंक है वो संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार हमने डेफिनेशन में बताया था कि डी ब्लॉक के वे तत्व है जिनकी परमाणुवीय, देखिए परमाणुवीय अवस्था जिंक की, इसके अंदर 3d10 है, 4s2 है, डी की बात हम करते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। और आयनिक अवस्था जो है Zn+2 लिखी तो इसमें भी देखिए डी में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन यदि अयुग्मित है तो ही वो संक्रमण तत्व कहलाएगा, वरना नहीं। तो देखिए बेटा जिंक जो है वो संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। अब देखिए ये तीनों एलिमेंट यहाँ पर हम बात करते हैं तो देखिए 12वें वर्ग के अंदर जिंक और यहाँ कैडमियम और नीचे यहाँ मरकरी, यानी ये 12वें वर्ग के एलिमेंट हैं। ये जिंक भी उसी वर्ग में आता है, कैडमियम भी उसी वर्ग में आता है और मरकरी भी उसी वर्ग में आता है, एक ही वर्ग के एलिमेंट हैं तीनों। तो जिस प्रकार से जिंक के अंदर परमाणुवीय अवस्था में, आयनिक अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वैसा ही कैडमियम में होगा बेटा, और वैसा ही मरकरी में होगा। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी तीनों को ही संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। तो ये एक्सेप्शन हो गया संक्रमण के लिए, एक्सेप्शन कि कौन से तत्व ऐसे हैं जो संक्रमण नहीं है, तो ये तीनों हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी तीनों ही संक्रमण तत्व नहीं माने जाते हैं। उसके बाद में अगली हम बात करते हैं बेटा, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए प्रश्न इस पे आधारित, इस संक्रमण तत्व पे आधारित काफ़ी प्रश्न है। तो हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये आ जाए कि स्कैंडियम 21 एक संक्रमण तत्व है कैसे। मान लीजिए ये प्रश्न आ जाए संक्रमण तत्व है कैसे, ये आ जाए क्वेश्चन। तो इसका आंसर देने के लिए सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, आंसर देने के लिए सबसे पहले वही संक्रमण की डेफिनेशन लिखेंगे अपन, संक्रमण तत्व की परिभाषा लिखेंगे जो ऊपर पूर्व में लिखी गई है। संक्रमण तत्व की डेफिनेशन, डी ब्लॉक के वे तत्व है जिनकी परमाणुवीय व आयनिक अवस्था में डी उपकोष के कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। तो ये हमें स्कैंडियम के लिए देखना है, तो संक्रमण की परिभाषा हमने लिख दी। उसके बाद में स्कैंडियम का परमाणुवीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, स्कैंडियम का परमाणुवीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो स्कैंडियम 21 होता है बेटा। उसके बाद में यहाँ आर्गन यानी 18 और यहाँ ये 2 20 और ये 1 21, क्योंकि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक जो है बेटा वो होता है 21। तो यहाँ देखिए डी की अगर बात करते हैं तो डी के जो पाँचों कक्षक है उसमें यहाँ 3d1 है,
3d1 है तो यहाँ क्या हो गया 1। और देखिए परमाणवीय अवस्था के अंदर डी कोष के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए जो है वो इसको स्कैंडियम को संक्रमण तत्व मानते हैं। क्यों? क्योंकि डी कोष के अंदर अयुग्मित अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ स्कैंडियम की बेटा आयनिक अवस्था लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आयनिक अवस्था यदि हम लिखेंगे तो स्कैंडियम चूंकि +3 आक्सीकरण अवस्था या +3 आयनिक अवस्था प्रदर्शित करता है और +3 की कंडीशन में ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, तो हम जो चाह रहे हैं उसका आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए परमाणवीय अवस्था में यदि डी में हमारे को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसकी परमाणवीय अवस्था में, तो हमें आयनिक अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है बेटा, यही जो है वो अपन और प्रश्न दे सकते हैं। यही प्रश्न हम स्कैंडियम के लिए बात कर सकते हैं, यही प्रश्न हम स्कैंडियम के बाद में टाइटेनियम के लिए बात कर सकते हैं। तो देखिए बेटा टाइटेनियम परमाणु क्रमांक होता है 22, एक संक्रमण तत्व है। टाइटेनियम 22 एक संक्रमण तत्व है। कैसे संक्रमण तत्व है? कैसे? तो भी हम यही बात करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर देना है तो भी सबसे पहले हमें आंसर लिखते समय संक्रमण की डेफिनेशन लिखेंगे, संक्रमण तत्व की परिभाषा लिखेंगे। संक्रमण तत्व की डेफिनेशन वही कि डी ब्लॉक के वे तत्व जिनकी परमाणु रासायनिक अवस्था में डी कोष के कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद में टाइटेनियम जो है Ti जो है 22, टाइटेनियम 22 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, परमाणवीय अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टाइटेनियम का हो जाएगा इक्वल टू आर्गन 18 होता है, उसके बाद में 4s2 3d2 और डी के अंदर हम इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ करेंगे तो डी के देखिए 5 कक्षक होते हैं बेटा, 1 और 2, क्योंकि हमारे पास डी में 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या डी कोष के अंदर 2 है यहाँ। तो टाइटेनियम क्या हुआ बेटा? एक संक्रमण तत्व हुआ। तो इसका उत्तर देने के लिए इसके टाइटेनियम के लिए भी एक क्वेश्चन दे सकते हैं अपन। यदि हम बात करें आगे वेनेडियम की, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 23, तो भी हम यही प्रश्न बना सकते हैं कि वेनेडियम एक संक्रमण तत्व है कैसे। उसके बाद में वेनेडियम के बाद में क्रोमियम एक संक्रमण तत्व है कैसे, तो भी हम यही उत्तर देना है हमारे को। सबसे पहले संक्रमण तत्व की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद में जो है वो बेटा हमें उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणवीय अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। फिर परमाणवीय अवस्था में यदि डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं दिखते हैं तो हमें आयनिक अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है। ऐसे ही आयरन एक संक्रमण तत्व है कैसे, उसके बाद में निकिल एक संक्रमण तत्व है, कोबाल्ट एक संक्रमण तत्व है कैसे। उसके बाद में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, देखिए 29 कॉपर जो है कॉपर के अंदर 29 परमाणु क्रमांक उसका होता है। तो कॉपर के अंदर हम यदि बात करेंगे बेटा Cu की, कॉपर की 29 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो 29 जो कॉपर है कि प्रश्न है 29 कॉपर की परमाणवीय अवस्था में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, फिर भी Cu एक संक्रमण तत्व है कैसे, फिर भी Cu एक संक्रमण तत्व है कैसे। यदि हम इसकी बात करें संक्रमण तत्व कैसे है ये बात करते हैं यहाँ, तो देखिए कॉपर जो सबसे पहले हम आंसर लिखते समय वही संक्रमण तत्व की डेफिनेशन लिखेंगे जो ऊपर पूर्व में लिखी भी है कि डी ब्लॉक के वे तत्व जिनकी परमाणवीय आयनिक अवस्था में डी कोष के कक्ष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। अब देखिए कॉपर जो है उसकी परमाणु की बात करते हैं विन्यास की, तो Cu का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणवीय अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Cu इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आर्गन और 4s13d10, ये परमाणवीय अवस्था का कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, जैसा कि हम थोड़ी देर बाद में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरी 3D श्रेणी हमारे सिलेबस में प्रथम संक्रमण श्रेणी बेटा, उस संक्रमण श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम एक एक करके देखेंगे। तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ऊपर में अपवाद होता है, उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3d10 4s1 होता है। तो देखिए यहाँ डी की अगर बात करते हैं तो डी की बात करेंगे तो देखिए डी के अंदर इलेक्ट्रॉन नंबर 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बेटा? युग्मित है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ, और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एक भी अयुग्मित नहीं है। तो परमाणवीय अवस्था में सही बात है कि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, फिर भी संक्रमण क्यों है? तो देखिए Cu जब हम
+1 ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं, जिसको हम लिखते हैं Cu2+2 यानी Cu+1। तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन नंबर 1 कम हो जाएगा, आयन धनायन बनते समय इलेक्ट्रॉन संख्या 1 घट जाती है। तो इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आ जाएगा आर्गन और 3d10 और 4s0। तो यहाँ भी देखिए डी के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन पेड है, डी के d10 विन्यास होने के कारण सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेड है, 1 2 3 4 5 और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बेटा देखिए यहाँ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेड है, एक भी युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखिए कॉपर की +2 क्यूपरिक आयनिक अवस्था के अंदर जो है वो यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका लिखेंगे तो आर्गन और 3d9 हो जाएगा, 3d9 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएगा 3d9। इस स्थिति में यदि हम डी के अंदर इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो उस कंडीशन में देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। ये देखिए यहाँ ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है +2 में। तो कॉपर की +2 आयनिक अवस्था में इलेक्ट्रॉन +2 में देखिए डी उपकोष के कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। और इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण कॉपर की परमाणुीय अवस्था में सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हुए भी कॉपर एक संक्रमण तत्व माना जाता है। ऐसी की ऐसी स्थिति हम बेटा बात करते हैं, ऐसी की स्थिति बात करते हैं हम। देखिए 11वां वर्ग, ये 12वां था, 11वें वर्ग के अंदर एलिमेंट ऊपर ही ऊपर आता है, 11वें के अंदर Cu, फिर आता है Ag और उसके बाद में आता है बेटा Au। 11वें वर्ग में 12वें में आपको हमने बता दिया जिंक, कैडमियम और मरकरी आता है। 11वें के अंदर ही कॉपर, Ag, Au और इन तीनों तत्वों में जिस प्रकार कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है उसी प्रकार बेटा चांदी या सिल्वर या अर्जेंटम का होता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा ओरम का होता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गोल्ड या सोने का होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी की तरह होने के कारण ये प्रश्न इसके लिए भी बन सकता है। Ag जो है कि प्रमित हो, अपन को आंसर देना है इसका सेम एकदम उसी प्रकार से Au है, उसकी परमाणुीय अवस्था में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, फिर भी ये संक्रमण तत्व है। तो सबसे पहले संक्रमण तत्व की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद में उस अमुक एलिमेंट का परमाणुीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बाद में उसका आयनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और उस आयनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर डी में यदि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि प्रेजेंट है तो वो अमुक तत्व संक्रमण तत्व कहलाता है, वरना वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के लिहाज से ध्यान रखना। उसके बाद में आगे हम अध्ययन करेंगे बेटा, अगली जो बात है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम देखेंगे डी ब्लॉक तत्वों, और हमारे सिलेबस के अंदर 3D श्रेणी है, ओनली 3D श्रेणी, यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी का यह अध्ययन है। प्रथम संक्रमण श्रेणी, 3D श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रेणी का अध्ययन है बेटा। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी का अध्ययन है। तो देखिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। सिलेबस के अंदर केवल 3D का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बेटा n-1 डी 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ns 1 या 2, यानी बाहरी कोश S होता है, उसके अंदर या तो इलेक्ट्रॉन रहता है बेटा 1 या इलेक्ट्रॉन रहते हैं 2, और n-1 डी 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरे जाते हैं। देखिए यहाँ क्यों हम इसको n-1 लिखते हैं, तो सबसे पहले मैं ये सामूहिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया डी पूरे ब्लॉक का। अब यदि बात करूँ मैं स्कैंडियम की, जिसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 21, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए दो तरीके, पहला कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और उसके बाद में 4s2 और उसके बाद में आएगा 3d1। तो देखिए यहाँ हम स्कैंडियम के बात करते हैं 21वें इलेक्ट्रॉन की। तो सबसे पहले यहाँ तक इलेक्ट्रॉन नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन नंबर फर्स्ट जो सेल है उसके अंदर 2, सेकंड सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल के अंदर यहाँ 8 ही है थर्ड सेल के अंदर। जब तक स्कैंडियम का 21वां इलेक्ट्रॉन आता है तो 21वां इलेक्ट्रॉन बेटा ये पूरा भर जाने के बाद में इसमें नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है?
क्योंकि 11वीं क्लास के अंदर आपको एक नियम पढ़ाया था n+l नियम। उस n+l नियम के अनुसार यदि हम बात करते हैं 3D के लिए अप्लाई करते हैं तो 3 + 2 = 5 और 4p के लिए अप्लाई करते हैं तो बेटा आता है ये 4 + 1 = 5। तो यहाँ देखिए n का मान 3 और l का मान जो है वो d के लिए SPDF जो आपको मैंने पूर्व में बताए थे कक्षा 11 में, उसके लिए l का मान यहाँ 0 होता है बेटा, या 1 होता है फिक्स है, या 2 होता है, या 3 होता है। तो देखिए 3D की बात करते हैं तो n का मान यहाँ बेटा आ गया 3 और d के लिए l का मान कितना है 2, तो कितना हो गया 5 ये हो गया। n+l नियम जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लगाते हैं हम 5 हो गया। ये इस 4p की बात करते हैं, देखिए इसके तुरंत बाद में इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों नहीं भरा हमने 21वां इलेक्ट्रॉन, 21वां यहाँ नहीं भरा। 4s के बाद में 4p होना चाहिए, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि n+l नियम से 3D और 4p पर अप्लाई करते हैं तो n का मान बेटा यहाँ देखिए 4 है, ये रहा, ये नंबर n होता है। p के लिए l का मान 1 होता है तो 5 हो गया। अभी इस नियम के अनुसार यदि दो कक्षकों के लिए n+l के योग का मान यदि समान आता है, ये समान आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जाता है जिसमें n का मान न्यूनतम हो। इसीलिए स्कैंडियम का 21वां इलेक्ट्रॉन बेटा 4p में न जाकर और 3D में जाएगा। 4s भर चुका है पहले ही, उसके बाद में 4p में जाकर 3D1 हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D1। ये हम किससे पढ़ते हैं? n+l नियम से। क्यों? हम आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था n-1 क्यों लिखा जाता है यहाँ, क्योंकि पहली प्रथम संक्रमण श्रेणी की शुरुआत चौथे आवर्त से होती है और यहाँ n = 4 लगाएंगे तो 4 - 1 मतलब 3D हो गया, यानी कि मुख्य कोश से एक पहले वाले में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, इसीलिए ये है यहाँ n-1d लिखा जाता है। ये स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसके बाद में देखिए बेटा टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब आगे से हम ऐसा करेंगे, यहाँ तक आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और यहाँ आ जाएगा 3d2 4s2। अब एक एक करके डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे 1 से लेकर 10 तक। NS में या तो इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा या 2 रहेगा। यहाँ स्कैंडियम और टाइटेनियम दोनों में S में 2 इलेक्ट्रॉन है, D के अंदर लगातार इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी आगे जो है स्कैंडियम के बाद के तत्व जितने भी हैं 30 तक एटॉमिक नंबर वाले, वो हम कल पढ़ेंगे। 11वीं क्लास में आपको जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने पढ़ाया था बेटा अच्छा सा, इन एलिमेंट्स का वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना, उनके जो धनायन कैसे बनते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की क्या पोजीशन रहती है, वो आप पढ़ेंगे अच्छी तरह। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो जो है वो आप पूछ सकते हैं, उस पर व्हाट्सएप पे मेरे को ये पूछ सकते हैं। बाकी बढ़िया स्टडी करना और जितना पढ़ाते हैं उसका डेली आप अध्ययन जरूर करें बेटा। थैंक यू।